हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? क्या हाल आप सबके? मैं आपकी मैम सीए कंचन गुप्ता आप सबका वेलकम करती हूँ सीएस वाला पे। सभी बच्चे, आज एक बहुत ही बड़ा सेशन है आपके लिए। आज से हमारी वन शॉट की सीरीज शुरू हो रही है इनकम टैक्स एंड जीएसटी की। तो आज बच्चों हम इनकम टैक्स की वन शॉट सीरीज में बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स की चर्चा करेंगे। मतलब कि आप ये समझ लो कि आज जितने भी हमारे फंडामेंटल्स हैं, जितने भी हमारे बेसिक्स हैं, जो कि हम अपनी बेसिक की 4-5 क्लास लगा के सीखा करते हैं, वो पूरा का पूरा वन शॉट के फॉर्म में आज इसी लेक्चर में, इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म पर हम पूरी शिद्दत के साथ कवर करेंगे। सारे बच्चे बोलेंगे जय माता दी। और एक बार मुझे बता दो, आप सब तैयार हो क्या पढ़ने के लिए? यस मैम, वी ऑल आर रेडी। सभी बच्चे बोलेंगे जय माता दी। चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं अपनी वन शॉट की सीरीज। तो आज हम अपना क्या करेंगे मैम? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स करेंगे। तो वन शॉट है आज हमारा। स्वागत नहीं करोगे तो मेरे सभी चहितों का, मेरे सभी सोनू अर्जुन का, चांद सितारों का इस क्लास में पूरी तरह से वेलकम है। यस। तो बच्चों सबसे पहले बात यही आती है कि व्हाट इज टैक्स? क्या है टैक्स? तो जो टैक्स पे करता है उसके हालात कुछ ऐसे होते हैं, और जो टैक्स रिसीव करता है उसके हालात कुछ ऐसे होते हैं। दैट मीन्स ही इज द टैक्स पेयर एंड ही इज द गवर्नमेंट। टैक्स एक टैक्स पेयर के द्वारा पे किया जाता है, सरकार के द्वारा रिसीव किया जाता है। वी डोंट नो कि टैक्स क्या है, बस हम ये जानते हैं कि कोई पर्सन है जो टैक्स पे करते हैं और उस टैक्स को सरकार वसूल करती है, इसीलिए सरकार बहुत खुश दिख रही है। अब आपने कुछ ऐसी चर्चा भी सुनी होगी कि यार अगर ज्यादा कमाएंगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा, कम कमाएंगे तो कम टैक्स लगेगा, यार ज्यादा खर्चा करेंगे तो ज्यादा टैक्स लगेगा, कम खर्चा करेंगे तो कम टैक्स लगेगा। ऐसी बातें भी आपने सुनी होंगी। तो ये सारी बातें टैक्स से जुड़ी हुई हैं। तो फाइनली देखते हैं बच्चों अपन की आखिरकार टैक्स क्या होता है। व्हाट इज टैक्स? टैक्स क्या है? टैक्स इज अ टैक्स इज अ ये क्या हो गया इसको? टैक्स इज अ कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, आराम आराम से, टू सपोर्ट द नेशन। दिस इज टैक्स। दिस इज टैक्स। व्हाट इज टैक्स? टैक्स मैम पैसों की जबरन वसूली है, लेकिन टैक्स हमेशा किसी लॉ के तहत वसूला जाता है, किसी एक्ट के तहत वसूला जाता है। और टैक्स वसूलने के बाद गवर्नमेंट उस पैसे को देश के, नेशन के सपोर्ट के लिए यूज करती है। लोगों को अच्छी एजुकेशन देती है, अच्छी फैसिलिटी देती है, रोड बनवाती है, हाईवे बनवाती है, हॉस्पिटल बनवाती है। अब यहाँ पे देखो, क्या जीएसटी इज अ टैक्स? यस। क्या इंपोर्ट ड्यूटी एक टैक्स है? हाँ। क्या हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एक टैक्स है? हाँ मैम, लेकिन यहाँ तो टैक्स नाम ही नहीं आ रहा। मैंने कहा तो क्या हुआ, इसके पीछे भी एक एक्ट बना हुआ है। ये पैसा भी सरकार आपसे लेगी ही लेगी, एक एक्ट के तहत लेगी, और इस पैसे को सरकार आपकी एजुकेशन पर और हेल्थ पर खर्च करती है। फिर बात आती है कि मैम रेस्टोरेंट पे जब हम खाने पीने जाते हैं तो रेस्टोरेंट वाला हमसे कुछ सर्विस चार्जेस रिकवर करता है, क्या वो टैक्स है? नहीं बेटा, वो टैक्स नहीं है, क्योंकि रेस्टोरेंट वाला आपसे जो रिकवर कर रहा है वो उसकी पर्सनल सर्विस के लिए रिकवर कर रहा है, और साथ ही साथ वो किसी एक्ट के तहत कवर नहीं कर रहा। उस पैसे से वो देश की भलाई का काम नहीं कर रहा है। मैम टैक्स क्यों लिया जाता है? टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आ सके, गवर्नमेंट के पास पैसा आ सके। गवर्नमेंट के पास जब पैसा होगा तो गवर्नमेंट आपको अच्छी एजुकेशन देगी, अच्छी शिक्षा देगी, अच्छा रोड देगी, मिड डे मील बांटेगी, खाने को बांटेगी, भूखों को खाना मिलेगा, जो लोग घर नहीं है जिनके पास उन्हें घर मिलेगा, ऐसा कहना है। ठीक है, इसलिए टैक्स लगाया जाता है। टैक्स कितने प्रकार का होता है? टैक्स दो प्रकार का होता है। आपने ये तो सुना ही होगा कि अगर हम पैसा कमाते हैं तो भी हमें टैक्स भरना पड़ता है, और जब उस पैसे को हम खर्च करते हैं, जैसे चिंकी कोल्ड कॉफी पी रही है, तब भी इसको टैक्स देना पड़ेगा। पापा पैसा कमाने जा रहे हैं, पापा पैसा कमा के घर लाते हैं, पापा टैक्स देते हैं। फिर उस पैसे को पापा जब खर्च करते हैं तब भी पापा टैक्स देते हैं।
तो टैक्स कुल मिला के दो तरीके का होता है। जब हम पैसा कमाते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं, दैट इज अ डायरेक्ट टैक्स। जैसे कि पापा ने पैसा कमाया 10 लाख रुपए साल भर का, और इस पर पापा टैक्स सीधे सीधे किसको दे देंगे? गवर्नमेंट को। दिस इज डायरेक्ट टैक्स विच इज पेड बाय द टैक्स पेयर टू द गवर्नमेंट, जो कि डायरेक्टली किसने किसको दिया? टैक्स पेयर ने सरकार को दे दिया। फिर आता है बच्चों यहाँ पे हमारा दूसरा टैक्स, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। अब जैसे कि चिंकी है, चिंकी गई मैकडी, चिंकी ने खरीदी कोल्ड कॉफी 150 रुपए की, इसमें 10 रुपए का टैक्स था। चिंकी ने मैकडोनाल्ड को कितना रुपया दिया? 160। मैकडोनाल्ड क्या करेगा? इसमें से 10 रुपए किसको दे देगा? गवर्नमेंट को। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। जहां पर मैम जो दुकानदार है, जो सप्लायर है, वो चिंकी से टैक्स लेके सरकार को दे रहा है। चिंकी डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रही, बट यस चिंकी इनडायरेक्टली टैक्स किसको दे रही है? गवर्नमेंट को। दिस इज इनडायरेक्ट टैक्स। सो बेसिकली हमने क्या सीखा कि टैक्स दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। सारे बोलो जय माता दी। तो जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो सीधे सीधे इम्पोज किया जाता है टैक्स पेयर पे, और इम्पोज करने के बाद टैक्स पेयर ही उस पैसे का भार सहता है। जैसे कि पापा पे टैक्स लगाया गया इनकम पर, तो पापा ने ही टैक्स भरा। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो लगता किसी और पर है, भरता कोई और है। इम्पोज किसी और पर हुआ, सहा किसी और ने। जैसे कि यहां पर आप देखोगे सरकार ने टैक्स लगाया था मैकडोनाल्ड पे, टैक्स इम्पोज्ड हुआ मैकडोनाल्ड पे, टैक्स को भरा किसने? चिंकी ने। यानी कि यहां पर लगता किसी और पर है, भरता कोई और है। तो इसका मतलब सिंपल सा है कि टैक्स का बर्डन इजीली शिफ्ट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे, बट यहां पे टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं होता है। ये टैक्स नेचर में प्रोग्रेसिव होता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी टैक्स ज्यादा लगेगा, मतलब कि अमीर पे ज्यादा लगता है, गरीब पे कम लगता है। अगर मेरी इनकम है लेट्स से एक्स अमाउंट, मेरे से ज्यादा आपकी इनकम है, तो मेरे पे कम टैक्स लगेगा, आप पे ज्यादा टैक्स लगेगा। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं, फॉर एन एग्जांपल जीएसटी, तो ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। रिग्रेसिव मतलब ये फिक्स है, रिजिड है, जिद्दी किस्म का है, ये अपना रंग नहीं बदलेगा, ये सब पे सेम रेट से लगता है। एक पानी की बोतल चाहे आप पियो चाहे मैं पीऊं, हम दोनों उसको खरीद के लाएंगे, सेम रेट से टैक्स भरेंगे। यहाँ पे सैनिटाइजर देख रहे हो, चाहे आप खरीदो चाहे मैं खरीदूं चाहे कोई भी खरीदे, सेम रेट से टैक्स जाएगा। ये जो हमारा डायरेक्ट टैक्स है ये हमारी इनकम पर लगता है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है बच्चों ये हमारे कंजम्पशन पर लगता है, हमारे खर्चों पर लगता है। जब हम कपड़े खरीदते हैं टैक्स लगता है, चश्मा खरीदा टैक्स लग गया, खाना खाया टैक्स लग गया, रेस्टोरेंट में गए टैक्स लग गया, सलून में गए टैक्स लग गया, और ये पैसा कमाएंगे तो टैक्स लगेगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बच्चों जीएसटी। अब बात आती है कुल मिला के यहां से इनकम टैक्स की। व्हाट इज इनकम टैक्स? sorry, the tax which is applicable on income। एक ऐसा टैक्स जो इनकम पर लगता है वो इनकम टैक्स कहलाता है। एक ऐसा टैक्स जो इनकम पर लगेगा, फिर से सुनो, एक ऐसा टैक्स जो इनकम पर लगेगा वो इनकम टैक्स कहलाएगा। यस मैम। अब इनकम टैक्स का जन्म कहां से हुआ? ये थोड़ी है कि मोदी जी अपनी मर्जी से इनकम टैक्स लगा रहे हैं आप सब पे, नहीं। इनकम टैक्स का कोई सोर्स है, कोई एड्रेस है। वो एड्रेस क्या है? तो बेटा सबसे पहली बात, टैक्स लगाने की पावर हमें कहां से मिलती है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल है 246। इसके अंदर ध्यान देना एक शेड्यूल है, 7th शेड्यूल। कौन सा शेड्यूल है? 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट होती हैं। इन लिस्ट में लिखा गया है कि कौन से मैटर पे कौन लॉ बनाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बात लिखी हुई है कि टैक्स लगाने की पावर गवर्नमेंट को हम दे रहे हैं।
अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल नंबर 246। इसके अंदर एक शेड्यूल है, 7 शेड्यूल। शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। अब ये जो लिस्ट है यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन किस मैटर पर लॉ बनाएगा। सो ये जो फर्स्ट लिस्ट है, ये जो फर्स्ट लिस्ट है, यहाँ पे हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट को राइट है लॉ बनाने का। यहाँ पे आप देखोगे सेकंड वाली, इसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। इसके अंदर जितने भी मैटर लिखे हैं उस पे स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। और जो थर्ड वाली है इसको बोलते हैं बच्चों कंकरेंट लिस्ट, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके लॉ बनाती है। अब जो फर्स्ट वाली लिस्ट है यूनियन लिस्ट, यहाँ पे एक एंट्री लिखी हुई है, एंट्री नंबर 82। इस एंट्री नंबर 82 में लिखा हुआ है इनकम टैक्स। दैट मीन्स यहां से क्लियर होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है इनकम टैक्स एक्ट बनाने की, इनकम टैक्स कलेक्ट करने की। दिस इज द एड्रेस ऑफ द इनकम टैक्स, जहां से इनकम टैक्स का जन्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है हमारे पास, इनकम टैक्स एक्ट वर्सेस इनकम टैक्स लॉ। हम एक्ट पढ़ते हैं या हम लॉ पढ़ते हैं? एक्ट क्या होता है, लॉ क्या होता है? ध्यान देना बच्चों, आप अगर फील कर पाओ तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, ये 1 आपको क्या लग रहा है और 2 आपको क्या लग रहा है। जस्ट फील इट। मैम ये तो पूरा मैम समुंदर नजर आ रहा है और ये छोटी सी एक लेक नजर आ रही है, एक पॉन्ड सा नजर आ रहा है। दैट मीन्स जो लॉ है ना बेटा वो बहुत बड़ा है, वो सार है। और जो इनकम टैक्स एक्ट है, दिस इज द पार्ट ऑफ द इनकम टैक्स लॉ। एक्ट छोटा सा है, एक्ट छोटा सा है, और जो हमारा लॉ होता है वो बहुत बड़ा होता है। मैम हम पेपर में क्या पढ़ के जाएंगे? हम लॉ पढ़ते हैं बेटा, हम सिर्फ एक्ट नहीं पढ़ते हैं। मैम लॉ में और क्या क्या आता है, इनकम टैक्स लॉ में और क्या क्या आता है? इनकम टैक्स लॉ में एक्ट आएगा। एक्ट क्या है? एक्ट बेटा मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। जो हमें मेन इंफॉर्मेशन मिलती है वो कहां से मिलती है? एक्ट से मिलती है। मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट ही है। मेनली सारी बातें एक्ट में ही लिखी हैं, लेकिन कुछ बातें कभी मिस हो जाती हैं, कभी कुछ नई बातें और लेके आनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो एक्ट में ऑलरेडी लिखी ही नहीं है। इन सब के लिए टाइम टू टाइम रूल्स बनते हैं, सर्कुलर बनते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, फाइनेंस एक्ट आता है, केस लॉज आते हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस आते हैं। सो ये वो चीजें हैं जो एक्ट में ऑलरेडी नहीं है, टाइम टू टाइम आती है, और ये भी हमारे लॉ का हिस्सा बन जाती है। अब एक एक करके देखना। सबसे पहले आप यहां पे देखोगे इनकम टैक्स एक्ट। तो पहले एक्ट की चर्चा कर लेते हैं। इनकम टैक्स एक्ट है, कब बना था? इनकम टैक्स एक्ट 1961 में बना था। ये पूरे होल इंडिया में एप्लीकेबल होता है मैम? हाँ, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर में भी। अच्छा, इनकम टैक्स मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है इनकम टैक्स लॉ का, सबसे मेन कंपोनेंट है। यस, ये मैम एप्लीकेबल कब हुआ भारत में? 1 अप्रैल 1962 से ये एप्लीकेबल हो गया। हमारे इनकम टैक्स में टोटल में 298 सेक्शंस हैं, एंड यहाँ पे आप देखोगे 14 शेड्यूल्स हैं। अच्छा, क्या ये एक्ट हमारा मैम रिजिड है या फिर ये चेंज होता रहता है ईयर टू ईयर? ये बेटा चेंज होता रहता है। एवरी ईयर बजट आता है, एवरी फाइनेंशियल ईयर में बजट आता है, एक नया फाइनेंस एक्ट आता है। उस देखो बजट के साथ हमेशा फाइनेंस बिल अटैच्ड होके आता है, उसमें टैक्स की बातें होती हैं। सो एवरी ईयर एक फाइनेंस एक्ट आता है, और वो फाइनेंस एक्ट में ढेर सारी अमेंडमेंट्स होती है, जिसकी वजह से हमारा इनकम टैक्स एक्ट एवरी ईयर बदलता है। फिर बात आता है कि मैम ये रूल्स क्या होते हैं? देखो रूल्स जो होते हैं वो इनकम टैक्स एक्ट में जो रूल्स है वो सीबीडीटी फ्रेम करती है। सीबीडीटी कौन है? सीबीडीटी बेटा इनकम टैक्स की माता पिता है, ये समझ लो। इनकम टैक्स की पालन पोषण करने वाली अथॉरिटी कौन है? सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये इसकी कर्ता धर्ता है, ये इसकी माता पिता है, ये समझ लो। ठीक है,
तो सीबीडीटी क्या करती है बच्चों, टाइम टू टाइम बहुत सारे रूल्स बनाती है, बहुत सारे रूल्स बनाती है। जैसे कि सेक्शन में लिखा होगा कि आपको रजिस्ट्रेशन लेना है, बट रूल्स बताएगा कि कितने दिन के अंदर लेना है, कौन सा फॉर्म फाइल करना है। तो कुछ ऐसी बातें जो सेक्शन में नहीं लिखी, जो एक्ट में नहीं लिखी, वो रूल्स आपको आगे जाके क्लियर करता है। चलिए, रूल्स कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं कर सकते। मान लो एक्ट में कोई बात लिखी हुई है, रूल में कोई बात लिखी हुई है, तो हमें एक्ट की बात को मानना पड़ेगा। रूल्स कभी भी एक्ट को ओवरराइड नहीं करेंगे। अगर दोनों जगह सेम बात है देन हमें एक्ट को मानना पड़ेगा, रूल एक्ट को ओवरराइड नहीं करेंगे। फिर आता है फाइनेंस एक्ट। फाइनेंस एक्ट आप सब जानते हो कि फाइनेंस बिल के थ्रू आएगा। फाइनेंस बिल फाइनेंस मिनिस्टर एवरी ईयर 1 फरवरी को पार्लियामेंट हाउस में रीड आउट करती है, फिर ये एक्ट में कन्वर्ट होता है, फिर ये हमारे सिलेबस का हिस्सा बन जाता है। अब जैसे जिन भी बच्चों का पेपर दिसंबर 2025 में है, उन सब के ऊपर फाइनेंस एक्ट 2024 एप्लीकेबल होगा, और जो भी बच्चा जून 2026 में पेपर देगा उसके लिए फाइनेंस एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा। मैं यहाँ पे अमेंडमेंट दोनों ही टाइम के लेके चलूंगी सारे। फिर आते हैं नोटिफिकेशन। ध्यान रखना, जो नोटिफिकेशन से कभी भी आ जाते हैं, मिडिल ऑफ द ईयर भी आ जाएंगे, स्टार्टिंग में भी कभी भी आ सकते हैं नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन जस्ट लाइक मैसेज, आपके फोन पे मैसेज कभी भी आ जाता है ना, जब सामने वाले को नीड लगती है तभी वो आपको एक मैसेज भेज देता है। ऐसे ही नोटिफिकेशन, मान लो एक्ट में कोई बात लिखी है वो सही नहीं है, वो गलत है, उस बात को रिमूव करना है, या उस बात पे कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देना है, तो क्या होता है बच्चों, उस जगह पे गवर्नमेंट या फिर सीबीडीटी नोटिफिकेशन इशू कर देते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन बाइंडिंग होती है बेटा, एसएससी के लिए भी और ऑफिसर के लिए भी। एसएससी कौन, टैक्स पेयर के लिए भी और असेसिंग ऑफिसर के लिए भी बाइंडिंग होती है। क्या ये हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है? एग्जाम से जस्ट 6 महीने पहले तक की जितनी भी अमेंडमेंट्स आएंगी नोटिफिकेशन में, वो आपके लिए एप्लीकेबल है। चलिए, फिर आते हैं सर्कुलर्स। सर्कुलर क्या होता है, जैसे कि आप, मैं, हमारे जैसे बहुत से लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, आम पब्लिक, कोई डाउट आ गया किसी को, तो उस डाउट को रिजॉल्व किया जाता है बाय इशूइंग अ सर्कुलर। एक सर्कुलर इशू कर दिया जाता है, सर्कुलेट कर दिया जाता है अगर किसी को डाउट है तो। मैम ये सर्कुलर जो आएगा ये कौन इशू करेगा? सर्कुलर हमेशा सीबीडीटी इशू करती है, सर्कुलर सेंट्रल गवर्नमेंट इशू नहीं करती है। क्या ये सर्कुलर मैम सबके लिए बाइंडिंग होते हैं, सबको मान्य होते हैं? नो, ओनली डिपार्टमेंट असेसिंग ऑफिसर के ऊपर ये बाइंडिंग अप है। एसएससी इनको माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। एसएससी के फायदे में तो वो मान लेता है, उसके फायदे में नहीं है तो वो नहीं मानता है। एग्जाम से 6 महीने से पहले वाले जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो आपके लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। चलिए, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट के धीरे धीरे जजमेंट आते हैं, कोई ऐसा केस लॉ आ गया जिससे रिलेटेड कोई चर्चा एक्ट में नहीं है, तो वहां पे बेटा कोर्ट के डिसीजंस भी लॉ का हिस्सा बनते हैं। आगे जाके वो डिसीजंस लोग यूज करते हैं, उसके बेसिस पे और फर्दर आगे एक्ट को यूज किया जाता है। सो ये डिसीजंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। चलो, ये थे हमारे बहुत ज्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एग्जाम में कोई लेना देना नहीं था, बट इनकम टैक्स को हेल्दी बनाने के लिए, अपने इनकम टैक्स को परफेक्ट बनाने के लिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी था। अब यहां से वो बातें शुरू हो रही हैं जो कि इनकम टैक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमारी बहुत मदद करेंगी, आगे पढ़ाई करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगी। तो अब याद रखना, अब तुम्हें एकदम टकटकी निगाहों से यहाँ पे ध्यान देना है। कॉन्सेप्ट है हमारे पास असेसमेंट ईयर वर्सेस प्रीवियस ईयर। तो याद रखना, इनकम टैक्स में पहली बात हम हमेशा फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं, जो कि 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च पे खत्म होता है। लेट से 24-25, तो 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025, ये हो गया हमारा एक फाइनेंशियल ईयर। इनकम टैक्स हमेशा फाइनेंशियल ईयर पर चलता है। दूसरी बात, इनकम टैक्स में 2 तरह के ईयर होते हैं, एक होता है प्रीवियस ईयर, एक होता है असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप पैसा कमा रहे हो। असेसमेंट ईयर बच्चों वो ईयर होता है जिस ईयर में आप टैक्स
पे कर रहे हो। प्रीवियस ईयर हमेशा पहले आएगा, लेट से 24-25, तो असेसमेंट ईयर इसके जस्ट आफ्टर आएगा, मतलब कि 25-26, या फिर मैं कह सकती हूँ कि बाद में असेसमेंट ईयर आता है, पहले प्रीवियस ईयर आता है। प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आप इनकम अर्न करते हो, असेसमेंट ईयर जिस ईयर में आपकी इनकम एसेस की जाती है, जांच की जाती है, चेक की जाती है, जिससे कि आप टैक्स की पेमेंट कर सको। ध्यान रखना, जो भी बच्चा हमारा जून 2000 ये देख, यहाँ पे ध्यान दो, जो भी बच्चा दिसंबर 25 में पेपर दे रहा है, दिसंबर 25 में, तो उसके ऊपर 24-25 प्रीवियर ईयर एप्लीकेबल होता है, और 25-26 उसके लिए कौन सा ईयर हो गया, असेसमेंट ईयर। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज और देखो, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया कि प्रीवियस ईयर जिस ईयर में आप पैसा अर्न कर रहे हो, असेसमेंट ईयर जिस ईयर में आप टैक्स की पेमेंट भर रहे हो। ये ईयर कभी कभी पूरे 12 महीने के होते हैं, जनरली 12 महीने के ही होते हैं। एक फाइनेंशियल ईयर पूरे 12 महीने का होता है, तो चाहे प्रीवियस ईयर हो चाहे असेसमेंट ईयर हो, ये जनरली आपके 12 महीने का ही होता है। लेकिन कभी कभी ये 12 से कम भी हो सकता है। कि मैम ऐसे कैसे? मान लो ये एक साल है, 1/4/2024 से लेके 31 मार्च 2025, आपने बिजनेस शुरू किया है जुलाई में जाके, आपने बिजनेस कमेंस किया जुलाई में, तो जब बिजनेस ही जुलाई में शुरू हुआ, तो आपका ईयर जुलाई से लेके मार्च तक चलेगा ना, तो कितने महीने का हुआ आपका ईयर? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने का हुआ आपका ईयर। सो ये जनरली 12 महीने का होता है, लेकिन अब आपने शुरुआत से कोई काम ही नहीं किया, काम ही मिड ऑफ द ईयर जाके किया, तो आपके लिए ये ईयर 12 महीने से छोटा भी हो सकता है। चलिए, इनकम टैक्स में एक चार्जिंग सेक्शन होता है, अगर ये सेक्शन ही ना हो तो इनकम टैक्स का वजूद खत्म हो जाएगा। ये वो सेक्शन है जिसके थ्रू आपसे इनकम टैक्स चार्ज किया जाता है। यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि एवरी असेसमेंट ईयर में आपको इनकम टैक्स पे करना होता है, एवरी पर्सन के द्वारा पे किया जाता है, और ये वो इनकम होती है जो आपने प्रीवियस ईयर में कमाई है, और ये वो इनकम होती है जो एग्जैम्प्टेड लिमिट से ज्यादा है। जैसे कि 2.5 लाख एक बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, प्रीवियस ईयर में आपने 2.5 लाख से ज्यादा रुपया अर्न किया है, तो असेसमेंट ईयर में जाके आप उस पैसे पे टैक्स भरोगे। टैक्स कौन भरता है? टैक्स पर्सन भरता है, और पर्सन की डेफिनेशन अभी आप देखोगे। अच्छा, इनकम टैक्स का एक पर्टिकुलर रेट होता है। ये जो रेट होते हैं, ये रेट हमें फाइनेंस एक्ट के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। अब बात आती है कि मैम पर्सन कौन होता है? तो पर्सन में इंडिविजुअल जो भी पैसा कमा रहे हैं, इंडिविजुअल पैसा कमा रहे हैं, एचयूएफ हो सकती है, कंपनी, इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी, एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये बेसिकली कुछ संस्थाएं होती हैं जो कि स्पेशल पर्पस के लिए फ्रेम की जाती हैं। जैसे ही वो स्पेशल पर्पस पूरा हो जाता है, ये डिसॉल्व हो जाती है। मैम कोई एओपी बीओआई क्यों बनाता है? कोई कंपनी क्यों नहीं बना सकता? कोई फर्म क्यों नहीं बना सकता? पर्पस पूरा करो, डिसॉल्व तो वो भी हो जाएगी। मैंने कहा कंपनी को डिसॉल्व करने में ज्यादा टाइम लगता है, मैम फर्म बना लेते। बेसिकली क्या होता है, एओपी और बीओआई पे ना टैक्स के कंप्लायंसेस थोड़े कम होते हैं, लीगल कंप्लायंसेस थोड़े कम होते हैं इन कंपैरिजन ऑफ द कंपनी, इन कंपैरिजन ऑफ द फर्म। तो जब लोगों को छोटे टाइम के लिए किसी स्पेशल पर्पस को मीट आउट करने के लिए कोई बॉडी स्टैब्लिश करनी है, तो एओपी और बीओआई करते हैं, क्योंकि यहाँ पे लॉ के कंप्लायंसेस काफी कम हो जाते हैं। अच्छा, फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जो कहीं कवर नहीं होगा वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में कवर हो जाएगा। जैसे कि ये नेचुरल पर्संस नहीं होते, जैसे कि तिरुपति बालाजी ट्रस्ट, वैष्णो देवी माता ट्रस्ट, ये सब यहाँ पे कवर हो जाते हैं हमारे आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में आया था। सेम पूरा का पूरा बातें 5 नंबर में एग्जाम में पूछी गई थी, आपको एग्जाम में डायरेक्ट लिख के आना था। अभी तक हमने जो भी पढ़ा उसमें से कुछ पेपर में नहीं आया, लेकिन यस, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पेपर में हिट हुआ था।
सुनना ये क्या है, सीधे यही हेडिंग क्वेश्चन में लिख के आई थी। यहाँ पे कंटेंट क्या है कि वो कौन से केसेस हैं जहां पे प्रीवियस ईयर में कमाई गई इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्स हो जाती है। आपने प्रीवियस ईयर में पैसा कमाया और वो पैसा जनरली आपका असेसमेंट ईयर में टैक्स होता है, लेकिन इस बात के कुछ एक्सेप्शंस है। मतलब कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में कुछ पैसा कमाया है तो वो आपका प्रीवियस ईयर में ही टैक्स हो जाएगा। जनरली क्या होता है, कमाते प्रीवियस ईयर में, टैक्स असेसमेंट ईयर में भरते हैं, कमाते प्रीवियस में, टैक्स असेसमेंट में भरते हैं। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं, ये टोटल में 5 केसेस ऐसे हैं जहां पर आप प्रीवियस ईयर में पैसा कमाओगे तो आपको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स भरना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर के चक्कर में सरकार नहीं फंसना चाहती। मैम ऐसा क्यों? बात ही कुछ ऐसी है, जैसे कि यहां पे पहली बात ये है बच्चों, शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंट। अगर कोई एनआर है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो पैसेंजर या लाइव स्टॉक कैरी करके इंडिया में आ रहा है, जैसे कि लेट्स से ये सिंगापुर है, ठीक है मैम, सिंगापुर से एक शिप भारत में आई, इंडिया में आई, ठीक है। ये शिप काफी सारा सामान लेके आई, हो सकता है ये पैसेंजर लेके आई हो, लाइव स्टॉक लेके आई हो, गुड्स लेके आई हो, एनिमल्स लेके आई हो, कुछ भी लेके आ सकती है। शिप आई, शिप ने यहाँ पे अपना सारा का सारा सामान अनलोड किया और ये यहाँ से चलती बन रही है। इंडियन गवर्नमेंट कह रही है जरा ठहरो, जरा ठहरो, जरा ठहरो। क्यों ठहरो? तुम आए और तुम वापस जा रहे हो। तुम आए, क्यों आए? काम करने आए थे, अपनी सर्विस देने आए थे, 4 पैसा कमाने आए थे। सिंगापुर बोट कह रही है, क्रूज ये कह रहा है, शिपिंग बिजनेस वाला कह रहा है पैसा कमाने आए थे। तो गवर्नमेंट कह रही है जब पैसा कमा ही लिया है तो टैक्स भरो, तो टैक्स भरो। ये कहते हैं कि नहीं अगली साल भरेंगे ना, तुम्हारे इंडिया में तो असेसमेंट ईयर में भरा जाता है, भर देंगे। गवर्नमेंट कह रही है सुन इधर आ, तुम जैसे लोगों पे हमें विश्वास नहीं है। तुम आज आए हो, आज तुम जा रहे हो, कल को पता नहीं तुम आओगे भी कि नहीं आओगे। और हमारे हाथ, कानून के हाथ इतने लंबे नहीं है कि दूसरे देश में से जाके तुम्हें खींच लाए फिर बोले चलो टैक्स भरो। तो इसीलिए यहां पर लॉ इस तरह से डिजाइन किया गया कि अगर कोई शिप बिजनेस है, नॉन रेजिडेंट के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा है, शिप इंडिया में आई है और इंडिया को छोड़ के जा रही है, तो वो सिर्फ जब ही पोर्ट को छोड़ के जा पाएगी जब वो अपने टैक्सेस पे कर देगी। अभी आयो, अभी के अभी टैक्स पे करो, फिर यहां से रवाना हो जाओ। दूसरा पॉइंट क्या है, पर्सन लिविंग इंडिया। कोई एक पर्सन है, मतलब भगोड़ा टाइप समझ लो आप यहाँ पे कोई एक पर्सन है जो कि भारत छोड़ के जा रहा है एंड असेसिंग ऑफिसर को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इंडिया छोड़ देगा और इसकी भारत में वापस आने की कोई इंटेंशन नहीं है। ये पर्सन है, इसने इस साल इनकम कमा रहा है, अभी पूरा ईयर खत्म नहीं हुआ है, मान लो ये 23-24 ईयर चल रहा था, ये साल अभी बीच में ही, अभी पूरा खत्म भी नहीं हुआ। ये पर्सन भारत छोड़ के यूएस से जा रहा है और इसने यहाँ पे कुछ पैसा कमा लिया है। असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि ये भारत से बाहर जा रहा है, फिर ये भारत में कभी वापस नहीं आएगा और जो एक बार चला गया उसको हम वापस ला भी नहीं सकते, तो असेसिंग ऑफिसर यहाँ पे कह रहे हैं कि देखो भाई तुम जाना चाहते हो तुम जाओ, लेकिन जो तुमने इनकम कमाई थी प्रीवियस ईयर में इस पे टैक्स अभी के अभी भर के जाओ। थर्ड कौन सा है? थर्ड एओपी बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अभी मैंने आपको बताया कि ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए फॉर्म की जाती है। लेट्स से 23-24 में फॉर्म करी गई थी, 1 जुलाई 2023 को ये फॉर्म करी गई, 10 अक्टूबर 2023 तक इसका पर्पस खत्म हो गया, इस फर्म को डिसॉल्व किया जा रहा है, इस एओपी और बीओआई को डिसॉल्व किया जा रहा है, मतलब कि ताला लगाया जा रहा है, इसकी लीगल आइडेंटिटी वजूद ही छीन लिया जा रहा है, पूरी तरह से इसका नामो निशान मिटने वाला है। लेकिन इसने जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, कितने महीने हो गए, लगभग जुलाई, ये क्या डेट लिख रहे हो मैम, इसे 30 या तो अक्टूबर कर देते हैं, 31 अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इसने 4 महीने इस एओपी बीओआई ने
कुछ तो पैसा कमाया होगा और अब ये डिसॉल्व हो रही है, अब ये बंद हो रही है। तो गवर्नमेंट कह रही है, एओ कह रहा है कि हम नेक्स्ट ईयर का वेट नहीं कर सकते क्योंकि आप डिसॉल्व हो रहे हो, आपकी लीगल आइडेंटिटी खत्म होने वाली है, हम आपको कहां ढूंढेंगे। तो जो भी पैसा आपने अपने इस साल में प्रीवियस ईयर में कमाया है उस पे टैक्स आप प्रीवियस ईयर में ही पे कर दो, उस पे टैक्स आप प्रीवियस ईयर में ही पे कर दो। चलिए, इतना करेक्ट है? यस। आगे देखो, एक और है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कोई एक पर्सन है, ठीक है, इनके ऊपर टैक्स का भार पड़ गया है, मतलब टैक्स इनको भरना है और इनको समझ आ रहा है कि यार मुझे ना अब बहुत जल्दी बहुत सारा टैक्स भरना पड़ सकता है क्योंकि मेरी हरकतें ही ऐसी थी। ये पर्सन क्या कर रहा है, अपनी जल्दी जल्दी प्रॉपर्टी सेल करने की कोशिश कर रहा है क्योंकि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी प्रॉपर्टी बेच के टैक्स वसूला जाएगा। सो यहाँ पे एसेसिंग ऑफिसर को ये डाउट हो रहा है कि एक पर्सन है जो अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है टू अवॉइड दी टैक्स, ताकि उसको टैक्स ना भरना पड़े, वो जल्दी जल्दी अपने पैसे को, अपनी प्रॉपर्टी को बेच देगा। मैम तो कैश तो आएगा, गवर्नमेंट कैश ले लेगी। हो सकता है बेटा स्विस बैंक में ट्रांसफर कर दे, हो सकता है किसी रिलेटिव के बैंक में रखवा दे, कैश को कहां ढूंढोगे। तो यहाँ पे डाउट है कि ये पर्सन जिसके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी है, जिस वजह से ये टैक्स की पेमेंट ना करनी पड़े, अपनी प्रॉपर्टीज को जल्दी जल्दी बेचने की कोशिश कर रहा है। अगर असेसिंग ऑफिसर को डाउट होता है तो ऐसे केसेस में इसको बोला जाएगा कि अभी के अभी टैक्स दो, वी विल नॉट वेट फॉर द असेसमेंट ईयर। बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट, डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस। अगर आप कोई बिजनेस या कोई प्रोफेशन कर रहे थे और अब आप उसको डिसकंटिन्यू कर रहे हो, आप उसको बंद कर रहे हो, तो एओ को आप पे डाउट हो सकता है। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा इस केस में टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लगेगा। दिस इज द डिस्क्रिशन, मतलब एओ की इच्छा है, एओ का मन है। एओ को लग रहा है कि आपने कोई बिजनेस खोला था 2020-21 में, आप ये बिजनेस डिसकंटिन्यू कर रहे हो, तो एओ को लग रहा है कि दिस इज योर, अगर प्रीवियस ईयर, अगर यही आपका प्रीवियस ईयर है तो इसी ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वी विल नॉट वेट फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है, पता नहीं आप टैक्स भरोगे भी कि नहीं भरोगे। लेकिन ऐसा हमेशा हर केस में नहीं होता। आपके पापा मान लो कोई बिजनेस खोल के बंद करते हैं, हो सकता है उनसे टैक्स ना लिया जाए सेम ईयर में, उनसे असेसमेंट ईयर में ही लिया जाए। क्यों मैम? क्योंकि दिस इज द डिस्क्रिशन ऑफ एओ। एओ की इच्छा है, जिस पे एओ को डाउट होगा उसी से एओ प्रीवियस ईयर के इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स की वसूली कर लेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस। सो ये थे बच्चों हमारे सारे के सारे केसेस, 5 केसेस जो पेपर में आए थे 5 नंबर में, कि वो कौन से केसेस है जहां पे प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स भरना पड़ता है। शिपिंग बिजनेस के केस में पर्सन इंडिया को छोड़ के जा रहा है और कभी वापस आने के चांसेस नहीं है। एओपी बीओआई आर्टिफिशियल किसी पर्पस के लिए फ्रेम की गई थी, पर्पस पूरा हो गया, या फिर पर्सन प्रॉपर्टी सेल कर रहा है टू अवॉइड द टैक्स, या फिर बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। तो एओ की डिस्क्रिशन है, वो चाहेगा तो आपसे टैक्स प्रीवियस ईयर में कलेक्ट कर लेगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब बात आती है टाइप्स ऑफ इनकम। देखो, सरकार की नजरों में इनकम इज इनकम, इनकम इज इनकम, चाहे काला धन हो चाहे सफेद धन हो, इसके अलावा तो कोई धन नहीं होता। चाहे ब्लैक मनी हो चाहे व्हाइट मनी हो, चाहे चोरी का पैसा हो चाहे मेहनत का पैसा हो, चाहे पानी से पैसा आया हो चाहे हवा से पैसा आया हो, चाहे लीगल मनी हो चाहे इलीगल मनी हो, चाहे क्राइम की मनी हो चाहे आपका कमाया हुआ पैसा हो, कोई सा भी पैसा, पैसा इज पैसा, इनकम इज इनकम इन द आई ऑफ लॉ। सरकार कहती है हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारी नजरों में इनकम इनकम होती है और हर एक इनकम टैक्सेबल होती है। अगर मान लो, जैसे कि अभी एक बहुत ही वायरल केस चल रहा है, बहुत ही फेमस केस, कि सोनम ने मर्डर करा दिया राजा रघुवंशी का और उसने इस मर्डर के लिए सुपारी दिया सुपारी किलर को, तो सुपारी किलर को इलीगल मनी मिला, वो इलीगल मनी उनके हैंड्स में इनकम है और सरकार की नजरों में हर इनकम इनकम होती है, टैक्स भरना पड़ेगा। ऐसे ही किसी ने क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, किडनैपिंग कर दिया, पैसे ले रहे हैं, इनकम इज इनकम, चाहे लीगल हो चाहे इलीगल हो, चाहे काला पैसा हो चाहे व्हाइट मनी हो। इनकम काइंड में भी हो सकती है इनकम,
कैश में भी हो सकती है, इनकम इज इनकम। चलो यहाँ पे यही लिखा है, देखो इनकम कैश भी हो सकती है, काइंड भी हो सकती है, लीगल भी हो सकती है, इलीगल भी हो सकती है, टेम्परेरी भी हो सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। जैसे हो सकता है आपको हर महीने कोई इनकम मिल रही हो, आपको फिक्स इनकम मिल रही हो, इनकम एक साथ भी मिल सकती है, धीरे धीरे भी मिल सकती है, इनकम गिफ्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, इनकम रिसीट्स वो रेवेन्यू भी हो सकती है, वो कैप भी हो सकती है। ध्यान देना, इनकम एक्चुअल भी हो सकती है, रिसीट्स भी हो सकती है। मतलब हो सकता है कि एक्चुअल में आपने अर्न कर ली, रिसीट बाद में हुई, रिसीट पहले हो गई, अर्न बाद में। ये सब कॉन्सेप्ट जो है ये अभी हमारे धीरे जाके आगे 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 जैसे हम बढ़ते जाएंगे हर हेड में ये आता जाएगा, उसी के बेसिस पे मैं आपको समझाती जाऊंगी। चलिए अब यहां से आ जाओ, दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहां पे बात आती है बेटा कि हमें टोटल इनकम निकालनी होती है हमेशा। टोटल इनकम को ही हम टैक्सेबल इनकम कहते हैं, और ये जो टैक्सेबल इनकम होती है इसी के ऊपर टैक्स लगता है। लेकिन ये इनकम कैसे निकलेगी, इस इनकम को निकालने के लिए ध्यान देना, आपके इनकम टैक्स में टोटल में 5 हेड्स होते हैं, 5 हेड्स होते हैं। एक हेड होता है हमारा पीजीवीपी हेड, एक हेड होता है हमारा सैलरी हेड, एक हेड होता है हमारा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एक हेड होता है हमारा कैप गेन, एक हेड होता है हमारा हाउस प्रॉपर्टी। इन सभी हेड से इनकम निकाली जाती है और इस इनकम का टोटल किया जाता है। इस टोटल को हम जीटीआई बोलते हैं, मतलब कि ग्रॉस टोटल इनकम। जब हम हर हेड की इनकम को टोटल कर देते हैं वो जीटीआई कहलाती है। फिर इसमें से हम कुछ डिडक्शन माइनस करते हैं, ये डिडक्शन हमारी चैप्टर 6A में गिवन है, मतलब कि 80C to 80U में गिवन होती हैं। जब आप जीटीआई में से डिडक्शन माइनस कर देते हो तो आपका आता है टीआई, मतलब कि टैक्सेबल इनकम या फिर टोटल इनकम। ठीक है मैम, चलो इनकम निकालना आ गई हमें, इनकम हमें पता लग गया। अब इसी इनकम पर हम टैक्स लगाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा बच्चों, टैक्स के रेट्स चाहिए होंगे। अब टैक्स के रेट्स पर ध्यान देते हैं, अब टैक्स के रेट्स पर ध्यान देते हैं। हाँ, टैक्स के रेट्स पर ध्यान दो। अब कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है जिसकी एज 60 साल से कम है, 59 ईयर 11 मंथ है तो भी वो यहाँ कवर होगा, लेकिन जिसकी एज पूरे 60 साल हो चुकी है वो यहाँ पर कवर नहीं होगा। यहाँ पे कौन कवर होगा, जिसकी एज 60 साल से कम है, जिसकी एज 60 साल से कम है। कोई एक रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी एज 60 साल से कम है, या फिर कोई नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट के मतलब में कोई भी एज आ सकती है, यहाँ पे कोई एज डिफाइन नहीं है नॉन रेजिडेंट के केस में। या फिर है कोई एचयूएफ, या फिर है कोई एओपी, या फिर है कोई बीओआई, या फिर है कोई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। हम इन लोगों की बातें कर रहे हैं, ध्यान देना, हम इन लोगों की बातें कर रहे हैं। इससे पहले एक छोटी सी बात तुम और जान लो, इससे पहले एक छोटी सी बात तुम और जान लो। इनकम टैक्स में जो भी रेट्स लगते हैं वो स्लैब रेट के बेसिस पे लगते हैं। स्लैब रेट मतलब कि थोड़ी इनकम पर थोड़ा टैक्स, ज्यादा इनकम पर ज्यादा टैक्स, और ज्यादा इनकम पर और ज्यादा टैक्स। ये जो टैक्स रेट होते हैं ये स्लैब के बेसिस पे लगते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अगर इनकम 2.5 लाख रुपए तक की है तो टैक्स नहीं लगेगा, 2.5 से 5 है तो टैक्स ज्यादा लग रहा है, 5 से 10 है तो टैक्स और भी ज्यादा लग रहा है, अब 10 है तो टैक्स बहुत ज्यादा लग रहा है। दैट मीन्स टैक्स जो लग रहा है वो ऑन दी बेसिस ऑफ इनकम लग रहा है, टुकड़ों में लग रहा है, टूट टूट के लग रहा है। इसीलिए इसको बोलते हैं कि जो टैक्स लग रहा है वो स्लैब रेट के बेसिस पे लग रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम, आगे देखो। हाँ, अब इधर ध्यान दो। अब दूसरी चीज और सुनो, फिर मैं तुम्हें स्लैब सिखाऊंगी। इनकम टैक्स में टैक्स जो लगाया जाता है वो दो तरह से लगाया जाता है। हमारे पास दो रिजिम है, एक ओल्ड रिजिम है
और एक न्यू रिजिम है। ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात चल रही है अभी। ओल्ड रिजिम को ऑप्शनल टैक्स रिजिम भी बोला जाता है। ये पहले यही हुआ करता था, ये तो अब आ गया है। और न्यू रिजिम को डिफॉल्टेड टैक्स रिजिम भी बोला जाता है। डिफॉल्टेड टैक्स रिजिम भी बोला जाता है। साथ के साथ ध्यान देना, इसको सेक्शन 115 बीएसी से भी रिकॉग्नाइज किया जाता है। अच्छा मैम ये बताइए, ये ऑप्शनल और इसको डिफॉल्ट क्यों बोलते हैं? एक्चुअली अगर आप जब अपनी रिटर्न की फाइलिंग करते हो, अगर आप कोई भी रिजिम चूज नहीं करते हो, तो वो जो फॉर्म होता है जिसको आप फाइल कर रहे हो, वो अल्टीमेटली इस वाले रिजिम को पिक कर लेता है, न्यू रिजिम को पिक कर लेता है। तो बाय डिफॉल्ट आपको ये रिजिम मिल रहा होता है। लेकिन जब आप चाहते हो कि नहीं नहीं यार, मुझे पुराने वाले रिजिम में जाना है, मुझे उसमें ज्यादा फायदा है, तो अगर आप इस रिजिम में आना चाहते हो तो आपको ये चूज करना पड़ता है। यू हैव अ ऑप्शन, यू कैन गो इन दिस रिजिम एज वेल। चलिए डन। यस। सो पहले मैं आपको ओल्ड रिजिम पढ़ाऊंगी, ओल्ड रिजिम के रेट्स देखेंगे, फिर हम न्यू रिजिम के देखेंगे। ध्यान देना, ओल्ड रिजिम में चाहे बच्चों आप दिसंबर 25 में पेपर दो, चाहे आप जून 26 में पेपर दो, कोई चेंज नहीं है। लेकिन यहां पर अगर आप दिसंबर 25 में दे रहे हो तो रेट्स अलग है, मैं ये भी रेट्स दिखाऊंगी आपको। और अगर आप जून 26 में पेपर दे रहे हो तो रेट्स अलग है, मैं ये भी रेट्स दिखाऊंगी आपको। चलिए सबसे पहले हम ओल्ड रिजिम की चर्चा कर लेते हैं। यस, ओल्ड रिजिम की चर्चा करते हैं। कहां गया हमारा ओल्ड रिजिम? ये रहा। यहाँ पे हम उन लोगों की चर्चा कर रहे हैं जिनकी ये 60 साल से कम है, या फिर वो कोई नॉन रेजिडेंट है, कोई भी एज हो, या फिर एचयूएफ है, या फिर एओपी है, या फिर बीओआई है। यहाँ पे मैं बिल्कुल भी आपसे फर्म की चर्चा नहीं कर रही, एलएलपी की चर्चा नहीं कर रही, और कंपनी की चर्चा नहीं कर रही, क्योंकि इसके लिए अलग रेट है। ना ही मैं यहाँ पे फॉरेन कंपनी की चर्चा कर रही हूँ। ठीक है मैम। अगर एक इंडिविजुअल की या इनमें से किसी की भी इनकम 2.5 लाख रुपए है तो टैक्स नील हो जाता है, और 2.5 से 5 लाख रुपए है तो टैक्स 5% है। 5 से 10 लाख पे टैक्स का रेट 20% लगता है, और अब 10 लाख पे टैक्स का रेट 30% लगता है। एक एग्जाम्पल दूंगी आपको, मुझे कमेंट में इस बात का सभी बच्चे आंसर देके जाना इस एग्जाम्पल का। लेट्स से मिस्टर एक्स, ये एक रेजिडेंट है एंड इनकी जो एज है दैट इज 39 ईयर। ठीक है मैम। इनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो है 8 लाख रुपए। कैलकुलेट टैक्स। टैक्स कैलकुलेट करो कैसे होगा। मैम देखो, ये 8 लाख की टोटल इनकम है, लेकिन हम जानते हैं कि पहले 2.5 लाख पर टैक्स क्या आएगा बच्चों? नील। फिर उसके बाद अगेन 2.5 लाख पर, जैसे पहले 2.5 लाख पे नील हो गया, फिर 2.5 से 5 पर जाना है, तो इसके बीच में कितनी इनकम और टैक्सेबल हो रही है? अगेन 2.5 लाख। तो अगेन 2.5 लाख पर टैक्स कितना लगेगा? 5%। इस पे हमने बहुत क्वेश्चंस करे थे क्लास में, लगभग पूरी पूरी क्लास भर क्वेश्चंस किए, 2-2 क्लास तक क्वेश्चन किए। ठीक है। फिर 5 से 10, लेकिन हम पूरा नहीं ले सकते क्योंकि हमारी मैक्सिमम इनकम इस वाले ब्रैकेट में फॉल कर रही है, इस वाले ब्रैकेट में फॉल कर रही है। और 8 लाख में से 2.5 लाख पर मैं टैक्स ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, फिर अगेन मैं 2.5 लाख पर टैक्स लगा चुकी हूँ, तो मेरी इनकम अब कितनी बची मैम? 3 लाख। तो 3 लाख पर टैक्स कितना लगेगा? 20%। तो ये आएगा मेरा टैक्स, बता दो जरा कितना आएगा? ये हो जाएगा मेरा 12,500, और ये हो जाएगा मेरा 60,000, ये हो जाएगा मेरा 72500। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। क्लियर? एक क्वेश्चन और करेंगे इस पे। यस, एक क्वेश्चन और करेंगे। लिखो, मिस्टर एक्स, एज है इनकी 82 ईयर, बट ये है एक नॉन रेजिडेंट। ठीक है मैम। एंड इनकी इनकम है 12 लाख रुपए। कैलकुलेट करो टैक्स, टैक्स कैलकुलेट करो।
तो मैम नॉन रेजिडेंट की कोई भी इनकम हो, हमें एज पे ध्यान नहीं देना, सभी नॉन रेजिडेंट पे यही वाला स्लैब एप्लीकेबल होता है। सो पहले 2.5 लाख पर टैक्स कितना आएगा, पहले 2.5 लाख पर नील, फिर अगेन दूसरे 2.5 लाख पर टैक्स कितना आता है 5%। फिर देखो ये 2.5 लाख पर नील हो गया, 2.5 से 5 मतलब कि अगेन 2.5 लाख पे 5 हो गया, फिर 5 से 10, 5 से 10 मतलब कितनी इनकम टैक्स हो रही है यहाँ 5 लाख, 5 लाख पे कितना हो गया बच्चों, मैम ये हो गया 20%। कितनी इनकम हमने इनकी टैक्स कर दी 5 और 5 10, टोटल कितनी है 12, 12 में से मैं 10 लाख पे टैक्स लगा चुकी हूँ, कितना बच गया 2 लाख, 2 लाख पे कितना आएगा 30, मैम 30 क्यों आएगा ये रहा। अब 10 लाख, तो 10 लाख से मेरी इनकम कितनी ज्यादा है 2 लाख ज्यादा है ना, तो अब 10 लाख जितनी भी होगी उस पर 30 लगेगा, तो मेरी 2 लाख पे कितना लगेगा 30। बताओ कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 12,500, ये कितना हो जाएगा 1 लाख, और ये कितना हो जाएगा 60,000, यही आएगा ना, हाँ मैम 2 लाख था ना, तो 20 40 60 सही तो है, 1,60,70 72, 1,72,500। चलो कमेंट में एक बार मुझे बता के जाना यही आंसर आ रहा है सभी बच्चों का, यही आंसर आ रहा है ना, हाँ कैलकुलेटर का यूज कर लेना तुम लोग, 60,000 और 1,60,000, ठीक है 1,72,500, दिस इज द आंसर। चलिए एक क्वेश्चन दे दूं तुम्हें, घर से ट्राई करोगे, और आंसर मुझे कमेंट में देना, जिसका आंसर सही होगा मैं कमेंट पिन कर दूंगी, तो बाकी के बच्चे भी आंसर अपना मैच कर लेंगे। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, मिस्टर जेड, एज है इनकी 25, इनकम है इनकी 28 लाख, और ये है एक रेजिडेंट। आपको इनका टैक्स कैलकुलेट करके मुझे आंसर कहाँ पे देना है कमेंट में, जिसका आंसर सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगी या हार्ट दे दूंगी, तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि किस बच्चे का आंसर सही है, उससे आप मैच कर लेना। चलो दूसरे स्लैब पे चलते हैं, ये स्लैब किसके लिए है, ये स्लैब है बच्चों सीनियर सिटीजन के लिए, एक ऐसा सीनियर सिटीजन जिसकी एज 60 साल या इससे ज्यादा है लेकिन 80 साल से कम है, मतलब ये बुजुर्ग तो है लेकिन सुपर बुजुर्ग नहीं है, सुपर सीनियर सिटीजन नहीं है, 80 से कम है ना, तो सरकार कह रही है बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं है, तब इन पे भी टैक्स लगेगा। कैसे लगेगा देखो, 3 लाख तक की इनकम पर टैक्स निल है, 3 से 5 पर बेटा टैक्स 5% है, 5 से 10 पे 20 है, और अब 10 पे 30 है। मैम डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बस इतना है कि जो लोग थोड़े बुजुर्ग नहीं है उनको 2.5 लाख की छूट है, जो लोग थोड़े बुजुर्ग हो गए हैं उनको 3 लाख की छूट है, बाकी सेम है। याद रखना यहाँ पे 10% का कोई ब्रैकेट नहीं होता, किसी में भी नहीं होता ओल्ड रिजिम में। क्लियर, यस एक क्वेश्चन करोगे इसके ऊपर, यस। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक पर्सन है जिनकी एज है 62 ईयर, इनकम है इनकी इनकम ले लेते हैं इनकी 9 लाख रुपए, टैक्स कैलकुलेट करो कितना आएगा, टैक्स बताओ कितना आएगा। मैम पहले 3 लाख पर तो नील हो जाएगा, पहले 3 लाख पर नील, अगेन 3 से 5, 3 से 5 पे कितना आ रहा है 2 लाख, 2 लाख पे कितना आएगा 5%, 3 2 5, इस वाले ब्रैकेट में इनकी इनकम फॉल करेगी मैक्सिमम, इस वाले ब्रैकेट में फॉल करेगी, इनकम कितनी है 9, तो हम 3 2 5, 5 लाख तक की इनकम टैक्स कर चुके हैं, कितनी इनकम बची 4 लाख, 4 लाख पे कितना जाएगा 20%, बताओ कितना आएगा, ये हो जाएगा मैम इसका कर देंगे 2 लाख का 5%, सो ये हो जाएगा 10,000, ठीक है जी, यस। और ये कितना हो जाएगा, इसको भी कर दो 20%, 40,000 और 40 80,000, ऐसे ही आएगा ना, तो टैक्स आ गया टोटल में 90,000। एक बार मैच करो आंसर, यही आ रहा है बच्चों, 3 लाख पे नील हो जाएगा, फिर 2 लाख पे हमारा 5% हो गया, फिर 4 लाख हमारा बचा, इस पे हमारा 20 हो गया, ठीक है डन। क्लियर, यस मैम। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रही हूँ, कमेंट में आंसर करके मुझे बताना, जिसकी कमेंट सही, जिसका आंसर सही होगा मैं हार्ट दूंगी, तो इससे बाकी के बच्चे आंसर मैच कर पाएंगे। मिस्टर मिस्टर या मिस्टर लिख लो, मिस्टर पीटी, इनकी जो इनकम है दैट इज 17 लाख रुपी, कैलकुलेट द टैक्स।
आपको टैक्स कैलकुलेट करना है घर जाके। अब बात करते हैं सुपर सीनियर सिटीजन की। सुपर सीनियर सिटीजन वो होते हैं जिनकी एज 80 ईयर या उससे ज्यादा है। मतलब गवर्नमेंट कह रही है कि यार इनकी एज तो हो गई है बट इतनी भी ज्यादा अभी नहीं हुई है। दिस इज सुपर सीनियर सिटीजन। ये बुजुर्ग तो है लेकिन सरकार कह रही है टैक्स तो भर ही सकते हैं ना। 80 या उससे ज्यादा की एज के लोगों को यहाँ पे टैक्स लगेगा। अब देखो कोई कम टैक्स का रेट नहीं है इन पे भी। इनको बस इतना सा फायदा दे दिया है कि 5 लाख तक पर टैक्स नहीं ले, और 5 से 10 पे 20, और अब 10-30। देख रहे हो यहाँ पे जो 5% वाला ब्रैकेट हुआ करता था वो गायब हो गया। कितनी नाइंसाफी है यार। चलो कैलकुलेट करो टैक्स, टैक्स कैलकुलेट करो इस पे। मान लो मिस्टर जेड एज है 82 ईयर, इनकम है इनकी 7,50,000। कैसे कैलकुलेट करोगे मैम? अप टू 5 लाख पे तो नील हो गया, अप टू 5 लाख पे नील हो गया, यहाँ पे फॉल करेगी तो 7.5 में से 5 की इनकम टैक्स हो गई, बची कितनी? 2.5 लाख। 2.5 पे 20% कर दो, कितना आएगा? 50,000। यही आएगा 50,000। तो कितना हो गया टोटल टैक्स? 50,000। 2.5 लाख का 20%, 10% करूंगी 25, उसका डबल कर दूंगी 50। सो दिस इज द आंसर। एक क्वेश्चन दे रही हूँ होमवर्क में करना। मिस्टर टिन्नी एज है इनकी 91, बस जाने ही वाले हैं कुछ दिन में, सरकार ने का टैक्स देते जाओ। इनकम है इनकी 16 लाख रुपए। कैलकुलेट टैक्स। कमेंट में आंसर जरूर दे देना, आंसर मैं कमेंट में ही चेक करने वाली हूँ। चलो ये थे हमारे स्लैब रेट। अब बात बच्चों यही खत्म नहीं हो जाती, बात इसके भी आगे चलती रहती है। अब सुनना कैसे, बात सुनना। इनकम टैक्स में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होता है? इनकम। क्या कैलकुलेट करना होता है? इनकम। अब इनकम कैलकुलेट हो गई तो उस पे क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। लेट से इनकम पर टैक्स निकल के आ गया दिस मच अमाउंट। पहले मैंने इनकम निकाली, फिर स्लैब रेट के बेसिस पे उस पर टैक्स लगाया। दिस इज माय टैक्स अमाउंट। अब सरकार को यही शांति नहीं पड़ी, अब लगता है इसके ऊपर सरचार्ज। सर के ऊपर लगने वाला चार्ज, सरचार्ज। इस इनकम के ऊपर सरचार्ज, सॉरी इस टैक्स के ऊपर सरचार्ज लगेगा। अभी सरचार्ज के रेट्स आपको याद कराऊंगी। एक सरचार्ज होता है अगर आपकी इनकम एक लेवल से ज्यादा है। जनरली जिसकी इनकम, जिसकी टोटल टैक्सेबल इनकम जिसकी 50 लाख तक है, उस पे सरचार्ज नहीं लगता। 50 से ज्यादा होने पे सरचार्ज लगता है। सो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि अगर आपकी इनकम एक लिमिट से ज्यादा है तो आपके ऊपर सरचार्ज लगेगा। बट याद रखना सरचार्ज हमेशा किसके ऊपर लगता है? सरचार्ज हमेशा टैक्स अमाउंट के ऊपर लगता है। सरचार्ज कभी भी इनकम पर नहीं लगता। सरचार्ज लगेगा या नहीं लगेगा इसके लिए हम इनकम देखते हैं। इनकम ज्यादा है सरचार्ज लगेगा, बट सरचार्ज हमेशा टैक्स के ऊपर लगता है। लेट से आपका टैक्स निकल के आया 1 लाख रुपए का, मैं कह रही हूँ कि सरचार्ज का जो रेट है वो 10% है, तो इसके ऊपर 10% लगेगा तो सरचार्ज कितना आएगा? 10,000। वही मैं बोल रही हूँ कि सरचार्ज हमेशा किस पे लगता है बच्चों? इनकम टैक्स के ऊपर लगता है। चलिए फिर यहां भी शांति नहीं पड़ी। अब गवर्नमेंट क्या करेगी? मान लो आपने सरचार्ज निकाला, आपका सरचार्ज आ गया। लेट से ये आपका 1 लाख का अमाउंट था, ये आपका 10,000 आ गया। तो यहाँ पे जब आप टोटल करोगे तो कितना आएगा? 1,10,000। अब इसके ऊपर लगता है एजुकेशन सेस। एजुकेशन सेस का रेट, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का रेट फिक्स है 4%, हमेशा यही लगेगा। ये किसके ऊपर लगता है? ये टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर लगता है। सो ये किस किस अमाउंट पे लगेगा? 1/10 का 4%, ये आएगा हमारा सरचार्ज। सरचार्ज कितना आएगा बताओ जरा, सॉरी एजुकेशन सेस कितना आएगा? 1,10,000 का 4%, ये हो गया 4,400। तो टोटल टैक्स कितना निकल के आया? टोटल टैक्स निकल के आया मैम 1,10,000 प्लस 4,400, ये हो गया हमारा 1,14,400। इस तरह से टोटल टैक्स निकाला जाता है। टैक्स सिर्फ यही नहीं है, टैक्स में सरचार्ज भी ऐड होगा,
सरचार्ज हमेशा टैक्स के ऊपर लगेगा, फिर टोटल आएगा, टैक्स और सरचार्ज के टोटल पर क्या लगता है, एजुकेशन सेस, फिर ये तीनों मिला के क्या बनते हैं, टोटल टैक्स विच इज पेबल टू द गवर्नमेंट। इतनी बात समझ आई सभी बच्चों को? यस मैम। तो यहां पे मैं आपको सबसे पहले 2-3 चीजें दिखाऊंगी। सरचार्ज के बहुत अलग अलग रेट्स हैं, वो देखेंगे, एजुकेशन सेस देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देख लो। ये कितना लगता है, 4% लगता है। किसके ऊपर लगता है, ये इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर लगता है। अब देखो, जनरली जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाती हूँ तो बच्चों के दिमाग पे हम बहुत ज्यादा जोर नहीं डालते, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझते टाइम जब मैं क्लास में पढ़ाती हूँ तो बच्चे को ये नहीं पता होता कि व्हाट आर दी स्पेशल इनकम। इवन हो सकता है कि कोई बच्चा सिर्फ वन शॉट देख रहा हो तो उसको आज के दिन भी ना पता हो कि स्पेशल इनकम क्या होती है। तो जब भी मैं बेसिक क्लास पढ़ाती हूँ बच्चे को तो हमेशा ये वाली टेबल तुमको दिखाती हूँ, जबकि सरचार्ज इससे भी कहीं ज्यादा है। तो मैम वो क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि वो सरचार्ज के जो रेट है वो बहुत डिटेल में है। वो एक बच्चा तभी समझ पाता है जब उसके लगभग 3-4 हेड कंप्लीट हो गए हों। लेकिन ये वन शॉट है, ऑब्वियस सी बात है, आप तब देखोगे जब आपके काफी सारे हेड कंप्लीट हो चुके होंगे या आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। तो मैं आपको बेटा अब ये वाली टेबल पे फोकस ना करा के डिटेल्ड सरचार्ज पे फोकस कराने वाली हूँ। क्लास में जनरली शुरू में मैं यही पढ़ाती हूँ, जब हम कंप्यूटेशन करते हैं तो हम ये वाले सरचार्ज सीखते हैं। ये बच्चा है बेटा, ये पिता है, मतलब ये बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। आ जाओ, अब हम इन वाली रेट पे फोकस करेंगे। ये ठीक है, रेट्स ये भी सही है, लेकिन कौन सी इनकम पे कितना रेट लगेगा वो थोड़ा सा मैटर बदल जाता है, ध्यान देना। तो अब हम ये वाले रेट्स पे फोकस करेंगे इन डिटेल। सुनना, सरचार्ज की कहानी सुनो। पहली बात तो अगर एक, मैं पहले किसकी बात कर रही हूं, पहले तो तुम ये देखो, हम बात कर रहे हैं मेरे बच्चों अभी इंडिविजुअल्स की। इंडिविजुअल में चाहे वो रेजिडेंट हो, चाहे वो नॉन रेजिडेंट हो, चाहे किसी भी एज का हो, HUF की, AOP की, BOI की, मैं इन लोगों की आपसे बात कर रही हूं। ठीक है, अगर इन लोगों की इनकम, इंडिविजुअल, HUF, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी यहाँ कवर होगा, रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट सभी एज के लोग कवर होंगे, अगर इनकी इनकम अप टू 50 लाख है, देन हम सरचार्ज की बात नहीं करेंगे। लेकिन अगर इनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है बट अप टू 1 करोड़ है, इनकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है अप टू 1 करोड़ है, तो हम 10% का सरचार्ज लगाएंगे। 10% का टोटल पे हमारा सरचार्ज लगेगा, 10% का हमारा सरचार्ज लगेगा। इतनी बात समझ आ रही है? 10% का सरचार्ज हमारा लगेगा। क्लियर? ठीक है मैम, 10% का सरचार्ज हमारा लगेगा। अब यहां पे ध्यान देना, टोटल इनकम का मतलब ऑल इनकम, चाहे वो आपकी नॉर्मल इनकम हो, चाहे वो आपकी स्पेशल इनकम हो। स्पेशल इनकम मतलब चाहे वो आपका डिविडेंड हो, चाहे सेक्शन 112, चाहे 112A, चाहे 111A वाली इनकम हो। ये चीज हम बेसिक क्लास में, पेड क्लास में नहीं पढ़ते, इसको हम आगे जाके पढ़ते हैं जब हम कंप्यूटेशन पढ़ते हैं। बट ये वन शॉट से तुम्हें आज ही पूरी बात सुननी पड़ेगी। टोटल इनकम मतलब सारी इनकम मिला के, चाहे वो नॉर्मल इनकम हो, इन इनकम को हम बोलते हैं स्पेशल इनकम फिलहाल। तो चाहे वो आपकी नॉर्मल इनकम हो, चाहे वो आपकी स्पेशल इनकम हो, ये सारी इनकम मिला के अगर 50 लाख से ज्यादा 1 करोड़ तक है तो रेट क्या हो जाएगा बच्चों, 10%। रेट क्या हो जाएगा, 10%। अच्छा, अगर ये मैम 1 करोड़ से ज्यादा हो बट अप टू 2 करोड़ हो तो रेट हो जाता है 15%। और अगर मैम ये हमारा, अगर ये टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग स्पेशल इनकम 5 करोड़ तक हो, मतलब यहां हमने कवर कितना किया, 50 लाख से 1 करोड़ के बीच वाला, 50 से ज्यादा बट अप टू 1 करोड़, यहाँ पे अप टू 2 करोड़ हो गया, यहाँ पे अप टू 5 करोड़ हो गया। बात समझ रहे हो, अप टू 5 करोड़। ये स्लैब में नहीं लगेगा, ये डायरेक्टली हिट होगा। 1 करोड़ तक की इनकम है, ये रेट लगा दो, 2 करोड़ तक की इनकम है, ये रेट लगा दो,
5 करोड़ तक की इनकम है, ये रेट लगा दो। बात समझ रहे हो? अगर आपकी टोटल इनकम स्पेशल इनकम को हटा के 5 करोड़ तक की है, तो जो आपकी स्पेशल इनकम है उस पे 15% का सरचार्ज, और जो आपकी अदर इनकम है उस पे 25% का, मतलब जो नॉर्मल इनकम है उस पे 25% का रहता है। ठीक है, लेकिन अगर आपकी टोटल इनकम, मतलब स्पेशल इनकम को हटा के, आपकी टोटल इनकम स्पेशल इनकम को हटा के 5 करोड़ से ज्यादा है, टोटल इनकम स्पेशल इनकम को हटा के 5 करोड़ से ज्यादा आ रही है, बात समझ रहे हो मेरी? टोटल इनकम स्पेशल इनकम को हटा के 5 करोड़ से ज्यादा आ रही है, तो ध्यान देना मेरे बच्चों, फिर आपका स्पेशल इनकम पे 15% लगेगा, और जो अदर नॉर्मल इनकम है उस पे 37% लगेगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक और ब्रैकेट है, अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूडिंग स्पेशल इनकम ये अगर 2 करोड़ से ज्यादा है, ये अभी हमने कहीं कवर नहीं किया, इंक्लूडिंग टोटल इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है, 2 करोड़ से ज्यादा है, तो टोटल पे मेरे बच्चों 15% लगेगा, टोटल पे 15% लगेगा, टोटल पे 15%। यस, ये रेट्स थोड़े से टेढ़े मेढ़े हैं, सीएस एक्जी लेवल पे इतने ज्यादा रेट्स यूज में आते भी नहीं है, इसीलिए मैंने एक सिंप्लीफाइड टेबल यहाँ पे आपके लिए बनाई हुई है कि अगर आपकी इनकम 50 लाख तक है तो नहीं लगता, 50 से 1 करोड़ है तो 10%, 1 से 2 है तो 15, 2 से 5 है तो 25, और 5 से ज्यादा है तो 37। आप ये बेसिक टेबल भी याद रखोगे तो भी आपका काम बन जाएगा। इसी टेबल को मैंने आगे और इलेबोरेट किया है कि इस टोटल इनकम में नॉर्मल इनकम भी है, स्पेशल भी है, और अगर ये 1 करोड़ तक की ही है तो 10% का रेट लगेगा, अगर ये टोटल इनकम में नॉर्मल भी है, स्पेशल भी है, और अगर ये 2 करोड़ तक की है तो 15% लगेगा। फिर मैंने आपको पढ़ाया ये वाला, देखो कि 2 करोड़ से ज्यादा है तो भी 15 ही लगेगा टोटल पे, फिर एक्सक्लूड करके अप टू 5 करोड़ है तो 25 और 15 हो जाएगा, एक्सक्लूड करके 5 से ज्यादा है तो 15 और 37 हो जाएगा। चलिए, इतना याद रह सकता है कर लो, नहीं रह सकता दिस इज द बेसिक रेट, ये आप याद रख लेना। वैसे सरचार्ज का पिछले 4 अटेम्प्ट में कभी भी कैलकुलेशन पूछा नहीं गया है। हाँ, ये थे हमारे सरचार्ज। अब एक और, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी चर्चा करते हैं। एक रिबेट होती है, 87A की रिबेट बोला जाता है, यहाँ पे सरकार थोड़ा सा पिघल जाती है, आपको कुछ फायदा दे देती है। रिबेट किसको मिलती है? रिबेट सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगी, नॉन रेजिडेंट HUF AOP BOI किसी को नहीं, सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल किसी भी एज के हो सबको मिलेगी। लेकिन कब मिलेगी? जब आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक होगी, यानी कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर मेरे बच्चों ध्यान रखना, टैक्स हमेशा नील आएगा। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको एक छूट मिलती है जिसकी वजह से आपका टैक्स हमेशा नील हो जाता है। यहाँ पे देखो, जो रिबेट मिलती है ये हमेशा आपको बेसिक टैक्स के अगेंस्ट मिलती है, एजुकेशन सेस वगैरह से कोई लेना देना नहीं है। रिबेट मैक क्या मिलेगी मैम? पहले हमें टैक्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, मैक्सिमम 12,500 की छूट, विच एवर इज लोअर की हमें रिबेट मिल जाएगी। लेट्स से आपकी इनकम है 4 लाख रुपए, मैंने कहा इस पे टैक्स निकालो, तो आप कहोगे मैम 2.5 लाख पर टैक्स नील हो गया, अगेन कितना बचा? 2.5 3 1.5 लाख, 1.5 लाख पे टैक्स का रेट 5% कितना हो जाएगा? 7,500। तो बेसिक टैक्स हमारा कितना आ गया? मैंने इसमें अभी एजुकेशन सरचार्ज ऐड नहीं किया, 7,500। अगर आपका टैक्स 12,500 तक है तो आपको रिबेट मिल जाएगी। रिबेट कितनी मिलेगी? अमाउंट ऑफ टैक्स 12,500 विच एवर इज लोअर, तो टैक्स 12,500, इन दोनों में लोअर क्या है? 7,500, तो इतने की मुझे छूट मिल गई, टैक्स क्या हो गया? नील। याद रखना, जब तक ये टैक्स तुम्हारा 12,500 नहीं पहुंच जाता तब तक कभी टैक्स ही नहीं बनेगा। तो जब तक आपका टैक्स 12,500 निकल के आएगा, टैक्स हमेशा नील होगा। क्यों? क्योंकि जब ये 12,500 निकलेगा तो 12,500 की रिबेट हिट हो जाएगी, टैक्स हमेशा नील। तो याद रखना, 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स कभी नहीं लगेगा ड्यू टू 87A की रिबेट। चलिए, अब हम चलते हैं बच्चों न्यू रिजिम पे। ये हमारा न्यू रिजिम, जो बच्चे दिसंबर 2025 में पेपर दे रहे हैं उनके लिए रेट्स एप्लीकेबल है। 26 वालों के रेट्स अभी दिखाऊंगी, जून 26 वालों के। यहाँ पे देखो, ये एक ही है,
चाहे आप रेजिडेंट हो चाहे आप नॉन रेजिडेंट हो, कोई सी भी एज हो, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अगेन यहाँ पे कंपनी कवर नहीं है, LLP कवर नहीं है, फर्म कवर नहीं है, फॉरेन कंपनी कवर नहीं है, कोई चीज अदर कवर नहीं है, बट यहाँ पे बाकी सब कवर है। रेजिडेंट किसी भी एज का हो चलेगा, नॉन रेजिडेंट किसी भी एज का हो चलेगा, एक ही स्लैब रेट है, झंझट नहीं है। 3 लाख तक पे नील है, 3 से 7 लाख पर 5% का टैक्स है, और 7 से 10 पर 10% का टैक्स है, 10 से 12 पर 15% का टैक्स है, 12 से 15 पर 20% का टैक्स है, और 15 से ज्यादा पर 30% का टैक्स है। बात समझ आई? यस मैम। अब यहाँ पे आप देखो कि मान लो मिस्टर एक्स ये न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं, डिफॉल्टेड रिजिम में जाना चाहते हैं, इनकी इनकम लेट से मैं कहती हूँ 12 लाख रुपए है। अब मैं कहती हूँ कि टैक्स निकालो न्यू रिजिम से, टैक्स नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करो, तो मैम शुरू के 3 लाख पर तो क्या हो जाएगा, शुरू के 3 लाख पर नील हो जाएगा, फिर 3 to 7 मतलब कि 4 लाख, 4 लाख पर हो गया मैम 5%, उसके बाद 7 to 10, 7 to 10 मतलब 3 लाख पे कितना हो गया 10%, और 10 to 12 इनकी इनकम कितनी थी 12 लाख थी, 3 3 6 4 10, 10 लाख हम टैक्स कर चुके हैं, कितनी बची 2 लाख, 2 पे कितना हो जाएगा 15%, बताओ कितना आएगा टैक्स। मैम ये तो हो गया नील, ये आ जाएगा 80,000, ये आ जाएगा 30,000, और ये कितना आ जाएगा 2 लाख का 15%, 30,000। कैलकुलेशन चेक करते रहना बेटा, हो सकता है गड़बड़ ना कर दूं मैं, कैलकुलेशन चेक करते रहना, जोड़ दो अब ये सारा कितना आ जाएगा। ठीक है, 30 30 60, और 60 और 80, 1,40,000 आएगा। चलो ये हो गया हमारा टोटल टैक्स, बात समझ आई? तो ये हो गया बच्चों हमारा टोटल टैक्स। मैंने शायद गड़बड़ तो नहीं कर दी, एक बार चेक कर लेती हूँ, इंटू 5%, ये 20 आएगा ना, ये 20 आएगा, ये 20 आएगा, ये 30 आएगा, और ये भी 30 आएगा, 30 30 60 और 20 80, ये कितना हो गया 80,000। एक क्वेश्चन तुम लोग घर से ट्राई करोगे, इसका आंसर मुझे होमवर्क में कमेंट में दे देना, जिसका सही होगा उसको मैं कुछ ना कुछ उस पर हार्ट मार्क कर दूंगी, तो आप लोग रिकॉग्नाइज कर लेना कि कौन सा आंसर सही है। एक पर्सन है, एज से मैटर ही नहीं करता, ये एक रेजिडेंट है, एज मान लो इनकी 72 है, और ये न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं, इनकी इनकम है 16 लाख रुपए। कैलकुलेट द टैक्स, क्या कैलकुलेट करोगे, टैक्स कैलकुलेट करोगे। ठीक है, आगे बढ़े। एक ईयर रेट, हाँ एक ईयर रेट, अच्छा इनके भी सरचार्ज है, ये सरचार्ज हमारे न्यू रिजिम वालों के लिए सेम वही है, बस थोड़े से रेट बदल गए हैं। अब मान, अच्छा इसमें भी मैंने एक सिंप्लीफाइड टेबल आपके लिए रखी थी, ये रही। जैसे ये तो सिंप्लीफाइड टेबल है, मैं कभी नहीं कहती कि आपसे इतना डिटेल शायद ही वो पूछे, आज तक कभी रेट ही नहीं पूछे गए सरचार्ज के, तो इतना तो शायद ही नहीं पूछा जाए। सो ये एक बेसिक टेबल है जो आपको हमेशा मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, बट यस अब आपके काफी सारे चैप्टर हो गए होंगे तो आप थोड़ा सा ये भी समझ पाओगे। सो ये बेसिक रेट्स है, यहाँ पे आप याद रख सकते हो कि 50 लाख तक टैक्स नहीं लगता, 50 से 1 पर 10% है, फिर 1 से 2 पर 15% होता है सरचार्ज, फिर 2 से ज्यादा पर 25 होता है। इसी को मैंने और इलेबोरेट कर दिया। अगर मान लो आपकी टोटल इनकम 50 लाख है तब तो नहीं लगेगा, टोटल इनकम इंक्लूडिंग ऑल स्पेशल इनकम अप टू 1 करोड़ है 10%, 2 करोड़ तक है 15%, फिर ध्यान देना एक्सक्लूड करके स्पेशल इनकम हटा दो, सिर्फ टोटल इनकम देखो, सिर्फ टोटल सॉरी स्पेशल हटा दो, सिर्फ नॉर्मल इनकम देखो। अगर वो आपकी 2 करोड़ से ज्यादा है तो नॉर्मल पे 25% और स्पेशल पे 15%, और अगर आपकी टोटल इनकम इंक्लूड करके 2 करोड़ से ज्यादा है तो टोटल पर 15%। अब इतने रेट्स अगर नहीं याद हो रहे तो ये बेसिक टेबल याद रख लेना, इतना एटलीस्ट अपने माइंड में रखना। ये हमारे पास बच्चों एक रिबेट है, ये न्यू रिजिम की रिबेट है। न्यू रिजिम की रिबेट के हिसाब से 7 लाख तक की इनकम पर टैक्स हमेशा 0 बनेगा, यानी कि रिबेट कितने रुपए की है बच्चों, 25,000 रुपए तक की है। अगर इनकम आपकी 7 लाख रुपए तक की है तो टैक्स हमेशा क्या हो जाएगा, नील। आप 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करो या 7 से कम पे टैक्स कैलकुलेट करो, मैक्सिमम इतने रुपए की आप छूट ले सकते हो, मैक्सिमम इतने की, मतलब जो भी आपका टैक्स अमाउंट बनेगा वो
प्लस 25,000 रुपए, विच एवर इज लोअर की छूट आप ले सकते हो। तो मैक्सिमम छूट कितनी है? 25। जब तक आपका टैक्स 25,000 बन जाएगा तब तक आपको 25,000 की छूट मिलती रहेगी, टैक्स हमेशा नील होता जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहां पे मैं उन बच्चों की बात कर रही हूं जो बच्चे हमारे जून 2026 में पेपर देने बैठेंगे, यानी कि उनके ऊपर फाइनेंस एक्ट बदल गया, 2025 एप्लीकेबल होगा, तो उनके लिए स्लैब रेट ये लगेगा। ध्यान रखना मेरे बच्चों जो जून 26 में पेपर दे रहे हो, क्योंकि मैं वन शॉट जून 26 दिसंबर 25 सबको लेके चल रही हूँ। सो रेट फिर ये हो जाएंगे न्यू रिज्म में 4 लाख तक नील है, 4 से 8 5, 8 से 12 10, और 12 से 16 15, 16 से 20 20, 20 से 24 25, अब 24 30, ये रेट्स हैं आपके ऊपर। और साथ के साथ रिबेट भी बदल जाएगी, जो रिबेट आपको 25,000 रुपए की मिल रही थी वो 60,000 की हो जाएगी। इसीलिए मेरे बच्चों न्यू रिज्म के हिसाब से जब तक आपकी इनकम 12 लाख रुपए रहेगी, न्यू रिज्म में 12 लाख तक की इनकम पर कभी कोई टैक्स बनेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स मैक्सिमम कितना बनेगा? 60,000, और 60,000 की आपको क्या मिल जाएगी? रिबेट। तो जब तक आपकी इनकम 12 लाख या उससे कम है, टैक्स हमेशा कितना आएगा? नील आएगा। यहाँ पे एक मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा न्यू रिज्म में एप्लीकेबल होता है। इस पे बीच में बवाल भी हुआ था, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपने शायद वो स्पीच सुना होगा पार्लियामेंट में। चलो सुनना इसको, ये कैसे मिलता है। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि मिस्टर रवि, एज 36 साल है, एक रेजिडेंट इन इंडिया है, इनकी टोटल इनकम 7,15,000 है, कंप्राइजिंग हिज सैलरी, इनकम एंड इंटरेस्ट, बैंक, सब कुछ मिला के द टैक्स लाइबिलिटी हमें बतानी है। देखो ध्यान दो, हम जानते हैं कि इनकी अगर इनकम 7 लाख रुपए होती, अगर इनकी इनकम 7 लाख रुपए होती, देखो मैं फाइनेंस एक्ट 2024 के हिसाब से कर रही हूँ। चलिए, अगर इनकी इनकम 7 लाख रुपए तक होती तो टैक्स क्या आता है? नील आता। लेकिन अब क्योंकि इनकम 7,15,000 है तो इस पे टैक्स कैलकुलेट होगा और अच्छा खासा टैक्स निकल के आएगा। आप एक बार कैलकुलेट करो, 7 लाख पर तो टैक्स नील निकलेगा। 7 लाख पर टैक्स मैम नील क्यों निकलेगा? आओ दिखाती हूँ, करते हैं यहाँ पे, ये रहा, यही है, यस। 7 लाख पर टैक्स नील क्यों निकलेगा? निकालो, ये रेट यूज करो और मुझे 7 लाख पर टैक्स कैलकुलेट करके बताओ। मैम 7 लाख की इनकम है तो टैक्स कैलकुलेट करके हम आपको बताते हैं। देखो 3 लाख पर टैक्स क्या हो जाएगा बच्चों? नील। फिर दूसरे में आओ, 3 से 4 मतलब कि 4 लाख, 4 लाख पर टैक्स कितना हो जाएगा? क्या रेट है हमारे पास? 5%। ये कितना आ जाएगा मैम? 20,000। तो ये टोटल कितना हो गया बच्चों? 20,000 का टैक्स हो गया। यस, बट हम जानते हैं कि हमारे पास जो रिबेट है उसमें 25,000 तक की छूट है। हमारा टैक्स कितना बना? 20,000। 25,000 तक की छूट है, मतलब मैक्सिमम छूट मैं 25,000 ले सकती थी, लेकिन मैं मैक्सिमम छूट कितनी ले पाऊंगी? जितना टैक्स है उतनी तो ले पाऊंगी। तो टैक्स क्या हो गया? नील। मैंने यही यहां पर लिखा था कि 7 लाख की इनकम पर टैक्स क्या आएगा? नील। 7 लाख की इनकम पर टैक्स नील आया, हमने कैलकुलेट करा कि 7 लाख की इनकम पर टैक्स क्या आएगा? नील आएगा। क्लियर? अच्छा, अब वापस से स्लैब में चलो। अब हमारी इनकम है 7,15,000 सपोज। अब 7,15,000 पे टैक्स निकाल के बताओ कितना आएगा? 7,15,000 पे टैक्स निकालो। मैम शुरू के 3 लाख पर तो हो जाएगा नील, मैंने कहा ठीक है। फिर वापस से 3 से 7 मतलब कि 4 लाख, 4 लाख पर हो जाएगा 5%, मतलब कि 20,000। फिर 15,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा, 15,000 यहाँ पे टैक्सेबल हो जाएगा 10% के रेट से। 15,000 ही तो बचा, 7,15,000 में से 7 लाख टैक्स हो गई, 15,000 का 10%, ये कितना आएगा? 1,500। टैक्स कितना बन गया? 20 एक 21,500। कितना टैक्स बन गया? 21,500। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इस चीज को, टैक्स कितना बन गया? 21,500। कहाँ गया? ये रहा। मतलब कि जब मेरी इनकम 7 लाख थी तो टैक्स बन रहा था नील, लेकिन मेरी इनकम जब 7,15,000 हुई तो टैक्स बन गया, कितना बन रहा था? 21,500। हाँ 21,500। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, इनकम बढ़ी 15,000 रुपए से,
टैक्स बढ़ गया 21,500 से, क्या बेवकूफी है? मतलब इनकम बढ़ रही है 15,000 रुपए से और मैं टैक्स भर रही हूँ 21,500 ज्यादा। तो इससे अच्छा तो मैं सामने वाले को बोलूंगी कि मुझे 15,000 रुपए कम पे कर दो। तो यहाँ पे सरकार को ये बात समझ आई, सरकार ने कहा कि हम यहाँ पे आपको एक मार्जिनल रिलीफ देंगे, क्योंकि आपकी इनकम मात्र 15,000 से बढ़ी है और टैक्स 21,500 से बढ़ गया। तो ये तो कहीं ना कहीं बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो यहाँ पे हम टैक्स पेयर को एक रिलीफ देंगे। तो इन्होंने एक रिलीफ कैलकुलेट किया। देखना कैसे कैलकुलेट किया। रिलीफ कैसे कैलकुलेट किया, इनकी जो इनकम थी बच्चों वो थी 7 लाख, फिर बाद में इनकम कितनी हो गई 7-15। इनकम कितने से बढ़ी है, इनकम बढ़ी है मैम 15,000 से। इतनी बात समझ आती है। दूसरी चीज अब मुझे ये बताओ टैक्स कितने से बढ़ा। मैम पहले टैक्स आया था नील, बाद में टैक्स आया था 21,500, तो टैक्स कितने से बढ़ गया 21,500 से। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, निकालो जरा। 15-5-20, 6,500, 15-5-20-21, हाँ इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 6,500 आएगा। यस मैम, इन्होंने कहा कि अगर 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 ये जो डिफरेंस आ रहा है, ध्यान देना, ये जो इनकम बढ़ रही है इसको मैंने ए मान लिया और ये जो टैक्स बढ़ रहा है ये मैंने बी मान लिया। अगर मेरा टैक्स इनकम की तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है तो मुझे रिलीफ मिलनी चाहिए। मेरा टैक्स मेरी इनकम से ज्यादा बढ़ रहा है, मेरा टैक्स मेरी इनकम से ज्यादा बढ़ रहा है यार, तो ये तो बहुत नाइंसाफी हो रही है मैम। पापा ने घर से 2 रुपए एक्स्ट्रा दिया, हमें 3 रुपए खर्च करने पड़ गए। तो इससे अच्छा हम पापा से कहेंगे अपने 2 रुपए अपने पास रखो, क्योंकि आपकी वजह से हमें 3 खर्च करने पड़ते हैं। सो इनकम बढ़ी 15 से, टैक्स बढ़ गया 21,500 से। तो गवर्नमेंट कह रही है कि अगर आपका बी ग्रेटर देन ए होगा, आपके टैक्सेस आपकी इनकम से ज्यादा होंगे, आपके टैक्स ज्यादा है आपकी इनकम से, जितना आपका टैक्स बढ़ा उससे कम आपकी इनकम बढ़ रही है, दैट मीन्स टैक्स ज्यादा बढ़ा इनकम कम बढ़ी। तो इस केस में इन दोनों के बीच का जो भी डिफरेंस आएगा उतने का हम आपको क्या दे देंगे, रिलीफ दे देंगे। ठीक है, तो हमारा टैक्स का अमाउंट कितना बन रहा था 21,500, इसमें से रिलीफ मिल जाएगी 6,500। ये आ गया हमारा बेसिक टैक्स। ये आ गया हमारा टैक्स। कितना आएगा बताओ, 21,500 माइनस 6,500 कर दो। 21,500 माइनस 6,500, ये आ गया मैम 15,000। अब इसके ऊपर लगा दो अपना एजुकेशन सेस 4%, 600, टोटल हो गया बच्चों 15,600। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ, याद रखना। अच्छा, अब आखिरी सांसें ले रहा है टॉपिक। फर्म्स के रेट में कोई भी बेटा झंझट नहीं है, सीधे सीधे 30% लग जाता है। लोकल अथॉरिटी पे भी सीधे सीधे टोटल इनकम का 30% लगता है। सरचार्ज में कोई झंझट नहीं है, 1 करोड़ तक की इनकम पे सरचार्ज नील लगता है, और 1 करोड़ से ज्यादा है तो इनकम टैक्स का 12% सरचार्ज लगता है। कंपनी की बात कर लेते हैं, अगर कंपनी छोटी कंपनी है तो 25% टैक्स है, बड़ी कंपनी है तो 30% है। छोटी कंपनी मतलब एक ऐसी कंपनी जिसकी टर्नओवर इस पर्टिकुलर ईयर में 400 करोड़ से कम है, तो उसको छोटी कंपनी बोलेंगे। अच्छा, ये कंपनी के सरचार्ज हो गए। डोमेस्टिक कंपनी के इनकम 1 करोड़ तक है तब तक कोई सेस नहीं लगेगा, 1 करोड़ से 10 करोड़ है 7% का सेस है, और अगर 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का सेस है। अच्छा, फॉरेन कंपनी का पहले 40% रेट हुआ करता था, बट अब सबके लिए 35% है। ये फॉरेन कंपनी के सरचार्ज हो गए। 1 करोड़ से 10 करोड़ पर 2% है, और 10 करोड़ से ज्यादा पे 5% है। चलिए डन। ये मैंने सारे सरचार्ज एक साथ लिखे थे, अब इसको काट देते हैं, अब इसकी कोई नीड नहीं है। तो ये था मेरे बच्चों हमारा बेसिक 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 सारा का सारा कॉन्सेप्ट, जहां पर हमने अपने सारे फंडामेंटल्स कंप्लीट करे। हमने समझा कि टैक्स किसे कहते हैं, इनकम टैक्स किसे कहते हैं, टैक्स का सोर्स क्या है, टैक्स कितने टाइप का होता है, टैक्स क्यों लगाया जाता है, टैक्स में कौन सा ईयर होता है, प्रीवियस ईयर कौन सा होता है, असेसमेंट ईयर कौन सा होता है, इनकम लीगल हो सकती है कि नहीं, इलीगल हो सकती है कि नहीं, चार्जिंग सेक्शन किसे कहते हैं। हमने ये सारी चीजें करने के बाद स्लैब रेट पे छलांग लगाई। फिर हमने ओल्ड रिजिम के सारे रेट्स पढ़े, न्यू रिजिम के सारे रेट्स पढ़े। न्यू रिजिम में हमने फाइनेंस एक्ट 2024 और फाइनेंस एक्ट 2025 दोनों को देखा
क्योंकि आप में से कुछ बच्चे दिसंबर 25 का पेपर दोगे, कुछ जून 26 का पेपर दोगे। फिर सबके सरचार्ज, सबकी मार्जिनल रिलीफ, सबका एजुकेशन सेल देखा। फिर हमने सभी कंपनीज के, डोमेस्टिक हो चाहे फॉरेन हो चाहे फर्म हो चाहे एलएलपी हो, सबके रेट देखे, सबके सरचार्ज देखे। और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिए साथ साथ, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट में बताओगे। जिसका आंसर सही होगा मैं कमेंट पिन कर दूंगी या हार्ट दे दूंगी, तो बाकी के बच्चे अपने आंसर उससे मैच कर लोगे। तो बच्चों आई होप कि वन शॉट में आपको फुल ऑन कॉन्फिडेंस आया हो। देखो मैं फिर से बोलती हूँ कि वन शॉट एक रिवीजन है। अगर कोई भी बच्चा पहली बार टेक्स्ट पढ़ रहा है तो बेटा तुमको यहां से कुछ भी तुम्हारे जहन में शायद ना जाए, क्योंकि ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, कितने टाइम में पढ़ाया है, लगभग 1.25 घंटे में। यही सेम चीज हमने अपनी क्लास में पढ़ी है 9.5 घंटे में, 5 क्लास लगा के 9.5 घंटे में पढ़ी है, और वही चीज मैंने तुम्हें 1.25 घंटे में पढ़ाई है। दैट मीन्स आप समझ सकते हो कि एक बार डिटेल में अगर पढ़ रखा होगा तो ये चैप्टर, सॉरी ये वन शॉट तुम्हारे लिए मखमल का काम करेगा, बटरिंग का काम करेगा, तुम्हें एकदम पॉलिश कर देगा। लेकिन तुम पहले ही दिन इसके भरोसे बैठोगे तो कहीं ना कहीं ये तुम्हें उजाड़ सकता है। तो प्लीज एक बार डिटेल्ड लेक्चर देख के ही वन शॉट से रिवाइज करना, अगर चाहते हो कि टेक्स्ट में 80+ आए तो। मेहनत करेंगे, मिलके करेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्लास को यहीं पे वाइंड ऑफ करते हैं। मैं सीए कंचन गुप्ता साइन ऑफ करती हूँ आज की क्लास को। बाय बाय मेरे बच्चों, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।